जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 11th के फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा के सब्जेक्ट के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों कि जो मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे हैं 11th के, इनका पेपर 21 फरवरी 2023 को ऑलरेडी हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में जो मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर हो चुका है उसकी हम मार्किंग स्कीम देखने वाले हैं। पूरा कंप्लीट आपके सॉल्यूशन देखेंगे, लाइन टू लाइन में आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाने वाले हैं, ठीक है। और ये मार्किंग स्कीम मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा अच्छे तरीके से, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के उनके लिए भी यहाँ पे आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। और ये वीडियो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जिनका आज यानी कि 22 फरवरी को एग्जाम होने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है बच्चों कि इस पेपर से आपके अभी जो होने वाले पेपर उसमें क्वेश्चंस के आने की, ठीक है। आपको मैं लाइन टू लाइन हर एक क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, तो मॉर्निंग और इवनिंग सभी बच्चे ध्यान से देखना। और साथ ही एक चीज, आप मुझे आंसर की देखने के बाद में कमेंट बॉक्स में ये चीज जरूर बताना कि आपके 70 आउट ऑफ कितने मार्क्स आ सकते हैं जब मार्किंग स्कीम आप पूरी देख लेंगे, ठीक है। 70 आउट ऑफ आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं, ताकि मुझे भी तो पता चले कि जो हमसे पढ़ते हैं बच्चे उनके कितने मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी करते हुए। ओके, तो यहाँ पे ये आपकी मार्किंग स्कीम है। और हाँ ठीक है, यहाँ से ए से हमारा खंड ए से शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। देखिए क्वेश्चन पेपर देखने में आपको हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे पीडीएफ मिला था उस हिसाब से मैं इसको सही बना नहीं पाया, ठीक है। बाकी क्वेश्चन के आंसर को हमें जानना है तो हम वही देख लेते हैं, सिंपल सिंपल। देखिए सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने क्या था कि जो दी गई छवि है इसमें दिखाई गई जो हॉक आई तकनीक है, ये आमतौर पर क्रिकेट, टेनिस या फिर बैडमिंटन में उपयोग की जाती है। तो इसका उपयोग डैश रेफरी के लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है? यह किया जाता है बच्चों वीडियो विश्लेषण रेफरल के लिए, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे पहले का आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। जो विजुअली इंपायर्ड बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से खेल में खेलने की सतह के लिए एस्ट्रो टफ का प्रयोग किया जाता है। तो क्या आंसर दिया हुआ है बच्चों हमारा यहाँ पे? हमें दिया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हॉकी में किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि शरीर, मन, आत्मा के स्वस्थ होने की जो स्थिति है, और साथ ही विशेष रूप से जो शारीरिक रोग या दर्द से मुक्ति डैश कहलाता है। तो शरीर, मन, आत्मा, रोग से मुक्ति, दर्द से मुक्ति, ये क्या कहलाता है बच्चों? ये कहलाता है स्वास्थ्य। क्या कहलाता है? स्वास्थ्य कहलाता है, ठीक है। आपकी अकॉर्डिंग टू जो आपकी बुक में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे है हेल्थ। थर्ड क्या हुआ है बच्चों कि फिट इंडिया मूवमेंट के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम नहीं आता है। तो कौन सा नहीं आता है बच्चों? ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, यानी कि फिट इंडिया माउंटेन रन, ये नहीं आता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, जो कि फिट इंडिया मूवमेंट के तहत नहीं आता है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि जो आधुनिक काल के खेल है इसमें पहली बार जो ओलंपिक शपथ थी ये किस ओलंपिक खेलों में ली गई थी, ठीक है। तो वो ओलंपिक खेल कौन से थे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, यानी कि 1920 के ओलंपिक खेलों में, ठीक है। तो आपका बी राइट हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन फिफ्थ क्या है कि डैश एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी को किसी चीज की वांछनीयता यानी कि उसके मूल्य के बारे में निर्णय लेने की अनुमति देती है। तो वो कौन सी प्रक्रिया है बच्चों? उसे बोलते हैं मूल्यांकन। क्या बोलते हैं उसको? मूल्यांकन बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि रक्त और ऊतकों के बीच जो गैस विनिमय है जिसे कभी कभी डैश भी कहा जा सकता है, ठीक है। रक्त और ऊतकों के बीच में जो गैस विनिमय होता है उसे हम अन्य नाम से और क्या जानते हैं, ठीक है। तो अन्य नाम बच्चों में क्या दिया हुआ है? उत्तर नंबर 6 है, यानी कि बी का। इसे बोलते हैं आंतरिक श्वसन। क्या बोलते हैं? आंतरिक श्वसन बोलते हैं इसे, ठीक है। तो इंटरनल रेस्पिरेशन। नाउ उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। वह काल्पनिक सतह जो शरीर को दाएं और बाएं भागों में विभाजित करती है डैश कहलाती है, ठीक है। तो क्या है कि वह काल्पनिक सतह जो हमारे शरीर को दाएं और बाएं भाग में विभाजित करती है उसको बोलते हैं सैजिटल सतह। क्या बोलते हैं? सैजिटल प्लेन एक तरीके से, ठीक है। 8 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी टीम सामंजस्य की विशेषता नहीं है। तो टीम सामंजस्य की विशेषता सिंपल सी बात है, क्या नहीं होगी? झगड़ा करना। क्या ये टीम के सामंजस्य क्या ये टीम को अच्छा बनाए रखने के लिए हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो कॉन्फ्लिक्ट इज द नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टीम चॉइस। ओके, नाउ अभिकथन कारण दिए हुए थे कि अभिकथन कहता था कि सुयोग्यता उन व्यवहारों को बढ़ावा देती है जो अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं, जैसे कि धूम्रपान छोड़ना, शराब का सेवन छोड़ना, ये सभी बहुत ही ठीक है। कारण क्या है? सुयोग्यता व्यक्ति को अच्छे निर्णय लेने और अच्छी प्रथाओं को अपनाने के लिए जिम्मेदार बनाती है। तो मतलब क्या है? दोनों सही है और यहाँ पे व्याख्या भी मिल रही है। तो 9वें का हमारा ए वाला पार्ट राइट हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ठीक है ना। ये आ जाएगा।
इसी तरीके से आपका असर्शन ठीक है, रीजन ठीक है, तो ए राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 में है कि डैश विशेष अवस्था वाले बच्चों को दैनिक जीवन कौशल और आत्म देखभाल कौशल और गामक कौशल और हाथ आंख समन्वय से संबंधित जो गतिविधियां होती हैं, इनको कौन प्रदर्शित करता है? तो कौन करता है बच्चों? इनको प्रदर्शित करता है एक व्यावसायिक चिकित्सक। कौन करता है? ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित में से कौन सा ओलंपिज्म का मूल्य शब्द नहीं है? तो कौन सा नहीं है बच्चों ओलंपिज्म का मूल शब्द? सम्मान है, दोस्ती है, उत्कृष्ट है, विजय नहीं है इसका। ठीक है, क्या नहीं है? विजय नहीं है, तो विक्ट्री इज द नॉट वैल्यू ऑफ ओलंपिज्म। नाउ 11th का आपका हो गया। अब आता है हाँ ठीक है, 12th आता है कि मन्नू 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर दौड़ सकता है। 5 मिनट 45 सेकंड किसका उदाहरण है? आकलन का, मापन का, मूल्यांकन का या फिर परीक्षा का? तो ये किसका उदाहरण बच्चों? ये मापन का होता है कि माप सकते हैं उसको कि वो कितने टाइम पे कितना दौड़ सकता है। ठीक है, दैट इज मेजरमेंट्स। नाउ 13 है कि मानव शरीर के कार्यों के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है? तो मानव शरीर के अध्ययन के कार्य को किस रूप में जाना जाता है बच्चों? यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए इसको जाना जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी कि फिजियोलॉजी, शरीर क्रिया विज्ञान। ठीक है, तो फिजियोलॉजी हो जाएगा। नाउ 14 है कि डैश जीवों में गति और उसके कारणों का अध्ययन है, यानी कि डैश जीव में जो गति है उसके कारणों का अध्ययन है, तो क्या कहलाता है ये कहलाता है बच्चों बायोमैकेनिक्स, यानी कि जीव यांत्रिकी विज्ञान। सिंपल सा, ये तो आप सभी जानते होंगे, है ना। ग्रीक शब्द साइकी का क्या अर्थ होता है? तो साइकी का यहाँ पे मेन मतलब क्या होता है बच्चों? साइकी का जो मेन मतलब है वो होता है आत्मा। क्या होता है बच्चों? आत्मा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे देखते हैं। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है कि लड़ाकू खेल कौन से होते हैं? तो लड़ाकू खेल सिंपल सी बात है, कौन से होते हैं यहाँ पे मैं आपको बताऊं। लड़ाकू खेल होते हैं कल्लीपट। ठीक है, उसके बाद भारतीय जिम्नास्टिक क्या होता है? ये बिल्कुल ठीक यहाँ पे मिलाया हुआ है। और उसके बाद जो लूडो है ये एक चौपड़ जैसा खेल होता है, पिट्ठू एक लागोरी है। मतलब ये सही दिया हुआ है। मतलब क्या भाई, यहाँ पे जो हमारा घा वाला पार्ट हो जाएगा ना, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, ये वाला, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी देख लेंगे। ये रहा देखो 15वें का, नहीं 16वें का डी, है ना, 16वां क्वेश्चन है ना हमारा। हाँ 16वां ही है। अब बारी आती है 17वें क्वेश्चन की। ठीक है, अब 17वें क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि आश्मीसा। तो आश्मीसा क्या है? हानिकारक, हानिकारक होता है। ठीक है, अस्तेय क्या है? ये चोरी ना करना। अपरिग्रह क्या है? हाँ ठीक है, अधिकार मुक्त से अधिकारात्मकता से मुक्ति। सत्य क्या है? बेईमानी से बचना। मतलब हा वाला हमारा राइट हो जाएगा, जिसमें हमें इस तरीके से चूज करना था। ठीक है, अब आ जाएगा हमारा 18th का डी पार्ट। तो 18th दिया हुआ क्या है कि निम्न से कौन सा बाहरी भार नहीं है? तो थकान, ये कोई बाहरी भार नहीं होता। ठीक है भाई, तो 18 आपके एमसीक्यू कंप्लीट हो गए। तो अब आप मुझे बताओ कि 18 एमसीक्यू में से आपके कितने जो है वो सही गए थे। बाकी अभी हम 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4, 5 के जो भी अभी उनको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन हमारे सामने बच्चों ये है कि शारीरिक शिक्षा के कोई 4 उद्देश्यों को सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है, तो शारीरिक शिक्षा के 4 उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला आता है बच्चों शारीरिक विकास, यानी कि ये हमारी शक्ति, ठीक है, गति, लचक, सहन क्षमता, स्वास्थ्य, भार को मजबूत करता है। दूसरा है मानसिक विकास, ये हमारे अंदर बुद्धि का विश्लेषण करता है, हमारे हार्मोन्स जैसे डोपामिन होता है जो सकारात्मक प्रभाव डालता है उसको विकसित करता है। साथ ही हमें ईमानदार बनाता है, हमारा सामाजिक अच्छा करता है, हमारे अंदर नेतृत्व के अच्छे अच्छे गुण लेके आता है। ठीक है, हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। साथ ही हार जीत की खुशी आती है हमारे अंदर। ठीक है, और हार जीत को हम अच्छे से बेसिकली मेंटेन कर सके, वो हमारे अंदर एक प्रतिनिधित्व बन जाता है। ठीक है, साथ ही हमारे अंदर प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। जिंदगी में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं तो उसके प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करता है। प्रकृति से हमारा लगाव बनता है, प्रकृति के नियमों के अनुसार हम कार्य करना शुरू कर देते हैं। माफी देना हमारा काम अच्छा बन जाता है। ठीक है, शांति व सहयोग, शिष्टाचार, ये बहुत सारे हैं जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए आपको करना क्या था, आपको इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं करना है। ठीक है, आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, बस आपको कुछ 4 पॉइंट ऐसे लिख दें, जैसे शारीरिक विकास में 1-2 ये लिख दिए, मानसिक विकास में 1-2 लिख दिए, बस इस तरीके से, है ना। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के थे वो यहाँ से देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फिजिकल एजुकेशन, तो फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट और सोशल कंडीशन, इसमें आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं करना, बस आपको 1-2 उसके इफेक्ट्स लिख देने बस। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है जो मैं आपको बहुत बार करवा चुका हूं और ये मैं आपको करवाया हूं ऑलरेडी। प्राचीन ओलंपिक खेलों के बारे में कोई 4 तथ्यों को सूचीबद्ध कीजिए। तो प्राचीन ओलंपिक खेल जो है ये किसकी देन है? ये यूनान की देन है। ऐसा कहा जाता है
कि ओलंपिक खेल जो थे वो 776 ईसा पूर्व में ओलंपिक घाटी में शुरू हुए थे। क्योंकि ये खेल ओलंपिक घाटी में शुरू हुए थे, इन्हीं वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, ओलंपिक खेल कहा जाता है। प्राचीन ओलंपिक खेल जो थे वो लगभग 1000 वर्षों तक चलते रहे। फिर 394 ईसा में रोम के जो राजा थे थियोडस I, इन्होंने ओलंपिक खेलों को बंद कर दिया। ठीक है, एशियन ओलंपिक्स गेम्स के बारे में ओरिजिन की बात आएगी तो आप इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है कि योगा अभ्यास के कोई 4 लाभ लिखिए। तो योगा अभ्यास के तो बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि योग जो है ये हमारे शरीर व मानसिक व्यायाम होते हैं जिनसे हम शरीर को लाभ मिलता है। बेसिकली देखो, ये योग के द्वारा हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है, हम हट्टे कट्टे रहते हैं, हमारे हृदय फेफड़े की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है और हमें कोई भी नुकसान नहीं होता है। नियमित अभ्यास से हमारा शरीर रोग मुक्त हो जाता है, हमारी शरीर की शक्ति बढ़ती है, लोच समन्वय बढ़ता है, थकान दूर हो जाती है, स्मरण शक्ति यानी कि सोचने की शक्ति बढ़ जाती है, सही ढांचे में सुधार आ जाता है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे, है ना। बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा, दैट इज हियर मैनी ऑफ दिस। तो आप यहाँ से अच्छे से पढ़िए इसे और समझ लीजिए। ठीक है बच्चों, अब आता है क्वेश्चन नंबर 22। अ क्षमता के किन्हीं 4 कारणों को सूचीबद्ध कीजिए। तो पहले आप ये समझ लो कि अ क्षमता आखिर होती क्या है। तो अ क्षमता जो है ये दर्शाती है हमारे शरीर के अंदर की क्षमता की कमी। मतलब अक्षमता का तात्पर्य होता है कि किसी भी व्यक्ति की शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, बौद्धिक तौर पे, विकासात्मक तौर पे, संज्ञानात्मक, संवेदी, इन सभी प्रकार की समस्याओं से जो व्यक्ति के अंदर उसकी कार्य क्षमता को बाधित करती है और ये खुद भी कम हो जाती है। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बस इसकी वो बता दी परिभाषा, आपको परिभाषा नहीं चाहिए, कारण बताने। तो कारण क्या है, संक्रामक रोग आ जाते हैं, वंश के आधार पे भी हो सकता है, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं हो सकती हैं, समस्याएं हो सकती हैं, गलत टीकाकरण हो सकता है, गलत दवा का इस्तेमाल करने से हो सकता है, कुपोषण की वजह से, बीमारी की वजह से, जहर खाने की वजह से, जो परमाणु बम फटते हैं इसकी वजह से, नशीली पदार्थों के सेवन की वजह से, और जो आप डोपिंग करते हैं, ठीक है ना, उसकी वजह से भी ये सारी चीजें हो जाती है। मेनली आपको जो आंसर वो पता है कितना है, 1 2 3 4, बस इतना ही है। बाकी ये होता क्या है अक्षमता का कारण, ठीक है ना, मतलब क्या होती है क्षमता, वो तो मैंने आपको अलग से बता दी, ताकि अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या होता है, ठीक है ना, इनएक्टिविटी, तो आप कैसे बताएंगे। इसीलिए मैंने, आप इंग्लिश में देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि लिस्ट डाउन द एनी 4 केस ऑफ डिसेबिलिटीज। तो डिसेबिलिटीज के देयर इज मैनी ऑकर्स, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 23 इज हियर कि कोई 4 परीक्षण प्रशासनिक दिशा निर्देश लिखिए जिन्हें फिटनेस परीक्षण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला तो देखो ये होता है कि जब भी आप कोई फिटनेस परीक्षण देने के लिए जाएं तो सबसे पहले जो परीक्षण दे रहे हैं आप उन सभी उपकरणों की जांच कर लें, सुविधापूर्वक जांच कर लें, उसके बाद ही उसे यूज में लाएं। ठीक है, सभी निर्देश, व्याख्या, प्रदर्शन, अभिन्यास, योजना, चित्रण काफी पहले ही दे दिए, यानी कि जो भाग लेने वाला है उसे ये चीजें पहले ही पता होनी चाहिए। फिटनेस परीक्षण करने से पहले, अगर आप फिटनेस परीक्षण करने जा रहे हैं तो चोट से बचने के लिए, आपको लगता है कि चोट लग सकती है तो उसके लिए बेहतर से बेहतर उपाय करने चाहिए और अपने शरीर को वार्म पहन के गरमाना चाहिए। ठीक है, और भी 1-2 पॉइंट है आप यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे बात आ जाती है इंग्लिश में। तो इंग्लिश में आप यहाँ पे देख लेंगे, फॉलोइंग आर द टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन गाइडलाइंस इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। तो क्या क्या है आप इस बारे में इसे यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आ रहा है अच्छे तरीके से समझ में। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 24 की, खेल मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। तो भाई खेल मनोविज्ञान क्या होता है और इसके महत्व को समझाइए। तो आइए समझते हैं खेल मनोविज्ञान और इसके बारे में। खेल मनोविज्ञान वह क्षेत्र है जो मनोवैज्ञानिक तथ्यों को, सीखने के सिद्धांतों को, प्रदर्शन और खेलकूद के मानवीय व्यवहारों के संबंध में लागू होता है। यानी कि अगर आपको मनोविज्ञान तथ्यों को समझना है, सीखने के सिद्धांतों को समझना है, प्रदर्शन, खेलकूद को और अच्छा बनाना है, तो उसके लिए हम जिस चीज का अध्ययन करते हैं, जो व्यवहार होते हैं, जो नियम होते हैं, जो और भी कुछ कदम होते हैं, वो हमें खेल मनोविज्ञान से पता चलते हैं। महत्व क्या है इसका? महत्व ये है कि खेल मनोविज्ञान का अगर कोई एथलीट पढ़ता है उसे, तो उसके अंदर आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। साथ ही प्रतियोगिता के दौरान भीड़ के साथ वो अच्छा व्यवहार कर सकता है। ठीक है, साथ ही अपने अकेले में खुद का वो खिलाड़ियों का मार्गदर्शन भी कर सकता है। एकाग्रता में उसकी वृद्धि होती है, भावनाओं पर उसका अच्छा नियंत्रण हो जाता है। ठीक है, और वो बेसिकली जब से कुछ सिखाया जाता है तो वो आसानी से सीख सकता है, तनाव में कमी आती है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो स्पोर्ट्स फिजिकोलॉजी होती क्या है एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स फिजिकोलॉजी क्या है, आप इसे पढ़ सकते हैं आसान तरीके से, है ना। चलिए, 2 नंबर का कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे बात करेंगे खंड नंबर सी की। ठीक है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस के किन्हीं 3 घटकों की व्याख्या कीजिए। तो स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि के 3 घटक है, मैं आपको 5 बता देता हूं ताकि 5 में भी आ जाए तो भी लिख देना।
सबसे पहला है शरीर की संरचना अथवा संयोजन। इसका मतलब ये होता है कि हमारे शरीर का जो वेट होता है इसमें वसा मुक्ति मात्रा है, यानी कि हमारे अंदर शरीर में जो हमारा वेट होता है उसमें फैट यानी कि वसा नहीं हो। ये एक जाना पहचाना तथ्य है कि शरीर के कुल भार में वसा की उच्च प्रतिशत हानिकारक होती है, यानी कि अगर आपका शरीर 80 किलो का है और उसमें जो फैट है, जो वसा वो ज्यादा है, तो ये आपके लिए हानिकारक है। और वही शरीर का भार बेशक से कम हो लेकिन फैट यानी कि वसा कम होनी चाहिए। ठीक है। हृदय श्वसन क्षमता, यानी कि ये हमारी जो हृदय की श्वसन क्षमता, जिससे हमारी मांसपेशियां मजबूत होती है, मांसपेशियां जो है श्वसन प्रणाली को अच्छा बनाती हैं, ये भी आ जाता है। लचक, लचक बेसिकली ये एक महत्वपूर्ण घटक है। ये जोड़ों की गति यानी कि हमारे कंधे, कूल्हे, घुटने, इनकी क्षमता को दर्शाता है। दैनिक जीवन में लचक सभी के लिए आवश्यक है, क्योंकि आप उठते हैं, बैठते हैं, लेटते हैं, सोते हैं, तो हमेशा आपके हाथ पर ये जो जोड़े होते हैं वो लगे रहते हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि इन्हें गतिशील बनाना, उनको अच्छा बनाए रखना किसका कार्य होता है? शारीरिक स्वास्थ्य पुष्टि घटक के। ठीक है। फिर मांसपेशी शरीर क्षमता आ जाती है कि बेसिकली आपसे पढ़ लेना। ठीक है। मांसपेशी शक्ति वगैरह, ये कुछ कुछ और भी पॉइंट है। मेनली तीन थे, तीन चाहिए थे, तीन मैंने आपको बता दिए, दो एक्स्ट्रा आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है। इंग्लिश में आ जाएगा एक्सप्लेन एनी थ्री कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। तो क्या क्या है बच्चों, यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि बॉडी कॉम्पोजिशन, कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, मस्कुलर एंड्योरेंस एंड मस्कुलर स्ट्रेंथ। ठीक है। नाउ अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की। साइकोमीटर परीक्षण क्या है? ये थोड़ा सा बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन था। ठीक है। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद में आपकी किताब में मिला है मुझे। ठीक है। साइकोमीटर परीक्षण की व्याख्या कीजिए। तो होता क्या है साइकोमीटर परीक्षण? देखिए, साइकोमीटर परीक्षणों का उपयोग प्रतिभागियों के निर्देशों को समझने और आंदोलन से संबंधित मापों सहित अक्सर मोटर प्रक्रियाओं को करने की क्षमता का आकलन करने के लिए किया जाता है। क्या है साइकोमोटर परीक्षण? इसका उपयोग जो प्रतिभागी किसी खेल में भाग ले रहे उनके दिशा निर्देशों को समझने के लिए, उनके कार्यों एवं आंदोलन के मापों के लिए एक प्रक्रियाओं की करने की क्षमता का आकलन है। ठीक है। इन परीक्षणों में प्रतिभागियों को मोटर गतिविधियों की उनकी सर्वोत्तम क्षमता और न्यूरो समन्वय के लिए करने के लिए आवश्यक होती है। कुछ इसमें संबंधित है स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस टेस्ट, शारीरिक स्वास्थ्य, इसमें से आपको कोई एक जो है वो वर्णित कर देना बस। ठीक है। अब इंग्लिश में व्हाट इज फिजिकोलॉजी मोटर टेस्ट एंड एक्सप्लेन द टू टाइप्स ऑफ टेस्ट, यहाँ पे आप देख लेंगे ये होता क्या है। ठीक है। और बाकी के आपके जो पार्ट है यहाँ पे वो देख ही सकते। ठीक है। एक सेकेंड, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया भाई? एक सेकेंड, अच्छा हाँ, क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया। बेसिकली फिजिकोलॉजी जो टेस्ट है वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। उधर ऊपर हो गया, 26 आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ओके। वेल 27 की बात करते हैं। कंकाल तंत्र के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ है मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से। तो क्या क्या कार्य होते हैं कंकाल तंत्र के? सबसे पहले आकार और संरचना। हमारा जो आकार है वो लंबा है, छोटा है, हम पतले हैं, मोटे हैं, गोरे हैं, काले, ये कौन दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कंकाल तंत्र। समर्थन अथवा सहारा, हमारी जो हड्डियां होती हैं, तो हड्डियां जो है यानी कंकाल जो है, ये हमारे मांसपेशीय प्रणाली को और ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे हम आसानी से गति कर पाते हैं। ठीक है। संरक्षण, हड्डियां जो होती हैं ये हमारे अंगों की रक्षा करती है, जैसे हमारी जो खोपड़ी है, मस्तिष्क है, वक्ष, पिंजरा, दिल, फेफड़े, अग्नाशय, इन सभी की रक्षा कौन करता है? कंकाल तंत्र करता है। जंक्शन, यह मांसपेशियों के जंक्शन प्रदान करता है, जिससे कि वे गति करने में सक्षम हो पाती है। साथ ही स्वयं की मरम्मत, जब ये टूट फूट जाती है तो हड्डियां जब क्षतिग्रस्त हो जाती है तो ये स्वयं को मरम्मत करने में सक्षम होती है, इसीलिए इसे इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है। अब इसी को इंग्लिश में देख लेंगे जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के, द मेन फंक्शंस ऑफ द स्केलेटल सिस्टम आर गिवन। तो कौन कौन से हैं इसके बारे में आप इजीली यहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। 28 में पूछा गया बच्चों हमसे कि खेलों में काइंजोलॉजी यानी कि पेशीय गति विज्ञान, इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। तो क्या होती है भाई ये, आइए समझते हैं। देखिए, काइंजोलॉजी का मुख्य फोकस होता है मानव आंदोलन से संबंधित यांत्रिक अवधारणाओं के लिए। ठीक है। और ये जो है ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए उनकी दैनिक गतिविधियों में फायदेमंद होता है। जैसे काइंजोलॉजी जो है ये बायोमैकेनिक्स, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और मनोविज्ञान जैसे विज्ञानों को बेहतर ढंग से समझाने के लिए लागू करती है, जिससे मानव शरीर गतिविधि और विभिन्न उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया कैसे की जाए ये समझाता है। काइंजोलॉजी और शारीरिक शिक्षा मानव स्वास्थ्य और खुशी के विकास की व्यायाम, शारीरिक गति और खेलकूद की भूमिका का अध्ययन करती है। आपको अगर ज्यादा याद नहीं रखना है तो आप ना ये वाले 4 पॉइंट याद रख लो। ठीक है। तीसरा क्या है कि काइंजोलॉजी जो है और शारीरिक शिक्षा, ये दोनों मानव स्वास्थ्य की खुशी के, मानव स्वास्थ्य के विकास के लिए व्यायाम, शारीरिक गति, खेलकूद की भूमिका अध्ययन करते हैं।
यह मानव संरचना उनके कार्यों के बीच में अंतर संबंध को समझने में मदद करता है। यह एथलीट प्रशिक्षुओं को आंदोलन का जो पर्याप्त ज्ञान प्रदान करने में मदद करता है। यह एथलीटों को चोटों से पीड़ित होने से रोकने का प्रयास करता है। यह शरीर की दक्षता, इष्टतम गुणवत्ता प्राप्त करने में दैनिक जीवन के इस एक भाग के रूप में कुशल आंदोलनों के बारे में प्रदान करता है। मतलब इसमें से ना कोई 3 लिखने हैं आपको, 1, 2, 3 जो छोटे-छोटे आपसे याद कर लो सिंपल सा, ठीक है? और आप क्या लिख के आए हो आप मुझे ये भी बताना। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में यहाँ से देख लेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ काइंजियोलॉजी, तो काइंजियोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में आप इजीली यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि किशोर अवस्था की समस्याओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए किन्हीं तीन बिंदुओं पर चर्चा कीजिए। तो बहुत सारे बिंदु है भाई इसके लिए, जैसे सबसे पहला कि मनोविज्ञान की जानकारी देना है। कैसे आप व्याख्या करेंगे कि जब किशोरों को, लड़के लड़कों को मनोविज्ञान की जानकारी होगी तब वो अपने मन पर अच्छे से नियंत्रण रख पाएंगे, ठीक है। सही यौन शिक्षा यानी कि जो सेक्स एजुकेशन है वो किशोर किशोरियों को मिलनी चाहिए, क्योंकि जब ऐसा नहीं मिलता तो अट्रैक्शन की वजह से वो इस उम्र में कुछ गलत काम कर जाते हैं, और उन्हें जब सही यौन शिक्षा मिलेगी तो वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। साथ ही जो किशोरों की विभिन्न रुचियां हैं, बौद्धिक स्तरों को संतुष्ट करना, उनकी जो, जैसे किसी को म्यूजिक पसंद है, किसी को गिटार पसंद है, किसी को पढ़ना पसंद है, किसी की इंजीनियरिंग अच्छी है, किसी की वट जो उन्हें अच्छा लगता है, तो उन्हें उनकी रुचियों में विकसित करना चाहिए, ठीक है। साथ ही अगर हम उन्हें अच्छा एक धार्मिक नैतिक विचार देते हैं, नैतिक शिक्षा देते हैं, जो कि कौन दे सकता है, उनके माता पिता, उनके दादा दादी, नानी नाना दे सकते हैं, तो उन्हें देनी चाहिए, जिससे वो किसी की भी तरफ अट्रैक्शन नहीं होंगे, उनका दिमाग कभी भटकेगा, ये चीज है, ठीक है। तो हम इसका प्रबंधन इस तरीके से कर सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंस इज एज फॉलोज। तो कैसे करेंगे आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। नाउ अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 30 की। मनुष्यों पर डोपिंग के किन्हीं 6 हानिकारक प्रभावों को लिखिए। तो देखिए हानिकारक जो प्रभाव है वो तो बहुत ही सिंपल सिंपल से है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए, ध्यान से आप मुझे सुनना, कि खेल में प्रतिबंधित पदार्थ और उनके दुष्प्रभावों की सूची बनाइए। खेल में प्रतिबंधित पदार्थ और उनके दुष्प्रभाव की सूची बनाइए, तब आप कैसे लिखेंगे? तो इसीलिए जो मनुष्य पर डोपिंग के प्रभाव है वो प्रभाव तो मैंने यहाँ पे लिया ही है, साथ ही मैंने वो पदार्थ भी ले लिया जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए आपका जो मेन आंसर है वो सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि आपको ये बताना है कि जब डोपिंग करते हैं तो उनके भूख में कमी आ जाती है, उनका सिर दर्द होता है, तनाव, रक्त दबाव बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, ठीक है। मासिक धर्म में अनियमितता आ जाती है, अधिक गुस्सा आता है, मानसिक अवसाद होता है, पुरुषों में गंजापन आ जाता है, ठीक है। एकाग्रता में कमी आती है, फेफड़ों का कैंसर आदि हो जाता है, जीभ गले का, साथ ही सिर दर्द होता है, रक्तचाप, पेट संबंधी रोग हो जाते हैं, ठीक है। मेन आंसर आपका यहीं पे है, ठीक है। उल्टी होना, बेहोशी होना, मानसिक और शारीरिक संतुलन बिगड़ना, चक्कर आना, मांसपेशियां फट जाना, पोटेशियम की कमी, ये सारी चीजें। तो ये जो वो क्या दर्शाती हैं, ये डोपिंग के मनुष्य पर प्रभाव को दर्शाते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि प्रतिबंधित पदार्थ कौन से, तो जो उत्तेजक होता है ना, उत्तेजक, इसकी वजह से भूख में कमी, सिर दर्द, तनाव, रक्त, ये सभी बढ़ते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड से क्या होता है, इसमें चेहरे पर अधिक बाल आ जाते हैं, मासिक धर्म में अनियमितता होती है, तनाव, गुस्सा अधिक आ जाता है, गंजापन हो जाता है, ठीक है। कन्ना भोजन के उपयोग से आपकी एकाग्रता में कमी आती है, जीभ गले फेफड़ों का कैंसर हो जाता है, याद नहीं रहता है, ये सारी चीजें। बीटा ब्लॉक के सेवन से आपकी सहन क्षमता में कमी आती है, पाचन शक्ति कमजोर होती है, सिर दर्द होता है, रक्तचाप होता है, पेट संबंधी रोगों का और यहाँ पे बढ़ना हो जाता है, ठीक है। नशीली दवा या फिर नार्कोटिक्स का उपयोग करते हैं तो इसकी वजह से आपको मानसिक शारीरिक संतुलन बिगड़ने लगता है, उल्टी कभी बेहोशी अवस्था में आप आ जाते हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे बस में वो लोग नहीं होते, कुछ ऐसी दवाइयां बेच रहे होते हैं, वैसे में बात कर रहा हूं, है ना। डिलोटिक्स क्या होता है, डिलोटिक्स के सेवन से आप निम्नलिखित समस्याओं को सामना करना पड़ता है, जैसे कि पानी की कमी हो जाती है, चक्कर आना, मांसपेशियां फट जाना, पोटेशियम की कमी, ठीक है। जब आपको डोपिंग के बारे में पूछा जाएगा तो आपने ये जो नाम है जो यहाँ पे दे रखे हैं ये नहीं लिखने हैं, बस आपको जो प्रभाव है वो लिख देना है, ठीक है। मैं आपको एक ही साथ 2 क्वेश्चन बताने की इसीलिए कोशिश की, ठीक है। अब बात करेंगे इसी को इंग्लिश में कि हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द डोपिंग ऑफ ह्यूमंस। तो आपको नाम नहीं लिखना है, बस सीधा जो प्रभाव है वो बता देने। आप यहाँ से इसे पढ़ सकते हैं, जो कि हमारा 30 नंबर का आखिरी क्वेश्चन, 3 नंबर का आखिरी क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। अब सेक्शन डी आ जाएगा हमारा, देखते हैं क्वेश्चन कैसे दिया हुए हैं। तो सेक्शन डी में हमारे एक तरफ यहाँ पे हार्ट दिया हुआ है, पढ़ेंगे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि 1 और 3 के रूप में चिन्हित क्षेत्र को डैश के रूप में जाना जाता है। तो 1 और 3 यानी कि 1 3, तो ये वाला जो पार्ट है इसे किस रूप में जाना जाता है, इसको जानता है बच्चों, नहीं उसको बीच वाले को नहीं, उन दोनों को क्या जाना जाता है। तो पहले को बोलते हैं दाहिना अलिंद और दूसरे को बोलते हैं बाहिना अलिंद, ठीक है ना। पहले को दाहिना और दूसरे को बाहिना अलिंद, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि ऑक्सीकृत रक्त हृदय के किन कक्षों में पाया जाता है, यानी कि ऑक्सीकृत जो रक्त हृदय है ये किन कक्षों में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है बच्चों बाएं वेंट्रिकल और बाएं अलिंद में, ठीक है। बाएं वेंट्रिकल और बाएं अलिंद में पाया जाता है। उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए अंग का मुख्य कार्य क्या होता है। तो मुख्य कार्य क्या होता है भाई, इसका मुख्य कार्य होता है
पूरे शरीर में रक्त का संचालन करना, परिसंचालन यानी कि रक्त का पंप करना, जिससे कि हृदय की गति को नियंत्रित किया जा सके और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखा जा सके। ठीक है, परिसंचालन तंत्र में धमनियां और शिराओं की क्या भूमिका होती है? तो भूमिका ये होती है कि जो धमनियां हैं ये हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं, और जो शिराएं होती हैं ये ऑक्सीजन रहित रक्त को वापस हृदय तक ले जाती है। यानी कि देखो धमनियां क्या होती हैं, ये ऑक्सीजन युक्त को ले जाती हैं, ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है उसको ले जाती है, लेकिन शिराएं जो है ये ऑक्सीजन अनयुक्त और बिना रक्त वाले को वापस हृदय तक ले आती है। इस तरीके से होता है। ठीक है, एक ही रक्त को लेके जाती है ऑक्सीजन वाले को, और एक बिना ऑक्सीजन वाले को लेके आ जाती है, ये होता है। ठीक है, और उसके बाद में क्या था यहाँ पे कि एक और दिया है ना, हाँ, कार्डियो आउटपुट यानी कि हृदय निर्गम क्या होता है? तो इसको बोलते हैं कि 1 मिनट में पंप किए गए रक्त की मात्रा को कार्डिक आउटपुट के रूप में जाना जाता है। ये चीज है। विजुअल पार्ट के लिए बच्चों की क्वेश्चन था, जोड़ क्या है? ये 3 प्रकार के जोड़ों के उदाहरण से समझाइए। तो जोड़ क्या होते हैं भाई? एक जोड़ या जो आर्टिकल सतह होती है वह बिंदु है जो 2 या 2 से अधिक हड्डियां मिलती हैं और मांसपेशियां उन पर कार्य करती है, जैसे हमारे कंधे, कूल्हे, घुटने ये हो जाते हैं। कई प्रकार के जोड़े होते हैं, इसलिए आपके जोड़े हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के यहाँ से देख लेंगे, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन का आंसर है हमारा यहाँ पे। ठीक है, और क्वेश्चन के आंसर में आपके सामने ये 4 क्वेश्चन है आपके, आप इसे पढ़ना इजीली। ठीक है, मैं आपको सीधा क्वेश्चन का आंसर दिखा देता हूँ, पहले का ये, दूसरे का, तीसरे, चौथे का ये, और अथवा में जो दिया हुआ है वो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, बाकी रही बात अगले की, तो क्वेश्चन फॉर द विजुअल इंपेयर्ड, तो उसके लिए ये वाला यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, अब बारी आती है हमारे जो क्वेश्चन नंबर 32 है, इसमें बताया गया सबसे पहला क्वेश्चन कि चित्र 1 में दर्शाई गई सारी गतिविधि को समझाइए। तो एक ये जो है इसमें किस गतिविधि को समझाया गया है? तो यहाँ पे जो गतिविधि है बच्चों वो है अपहरण। ठीक है ना, अपहरण को वैसे ये वो कोई किडनैपिंग वाला अपहरण नहीं है, इसको बोलते हैं हम यहाँ पे बेसिकली अबडक्शन। क्या बोलते हैं? अबडक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अबडक्शन बोलते हैं। तो होता क्या ये कि किसी अंग को शरीर की केंद्र रेखा से दूर ले जाना को अपहरण के रूप में जाना जाता है। जैसे पिक 1 कूल्हे के अपहरण को दर्शाता है। कूल्हा यानी कि ये वाला जो हमारा पार्ट होता है, ये वाला, ठीक है ना, ये इसको दर्शाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, चित्र 3 में दर्शाई गई सारी गतिविधियों को समझाइए। तो ये चित्र में आपको जो गतिविधि दिख रही है, नॉर्मली पैर ऐसा होना चाहिए था, लेकिन आगे की तरफ जा रहा है, तो ये क्या दर्शा रहा है? तो ये दर्शा रहा है बच्चों फ्लेक्शन, यानी कि जब 2 आसन हड्डियों के बीच के कोण में कमी को फ्लेक्शन के रूप में जाना जाता है, जैसे पिक में जो घुटने के लचीलेपन को दर्शाया गया। ठीक है, अब उसके बाद में तीसरा क्या है कि परिक्रमण यानी कि सरकमडक्शन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कि यह बल, विस्तार, अपहरण और सम्मिलन को जोड़ती है। आमतौर पर यह मूवमेंट वॉल और सॉकेट जॉइंट और शोल्डर जॉइंट हिट जॉइंट आदि में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है सुपिनेशन और प्रोनेशन के बारे में बताइए। तो क्या क्या होते हैं ये? तो प्रोनेशन इसका अर्थ होता है हथेली के नीचे की ओर मुड़ना, और सुपिनेशन इसका अर्थ होता है हथेली को ऊपर की ओर मुड़ना। ठीक है, प्रोनेशन नीचे हथेली का और सुपिनेशन हथेली का ऊपर होना, सिंपल सा। ठीक है, अब इसी में एक और अथवा में दिया हुआ होगा एडक्शन, अभिवर्तन क्या होता है? तो एडक्शन क्या होता है भाई? ये व्यसन बेसिकली। तो किसी अंग को शरीर की मध्य रेखा की ओर ले जाना, यही सम्मिलन यानी कि एडक्शन कहलाता है, सिंपल। ठीक है भाई, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 32 का था, चित्र वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जो बच्चे पहले यहाँ पे दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है कि शरीर की कोई 4 गतिविधियों के बारे में बताइए। तो बहुत सारी गतिविधियां हैं, आप इनमें से किन्हीं 4 को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, सारी के सारी जो विजुअल इंपैयर्ड बच्चे हैं। इंग्लिश में जब क्वेश्चन की बात आएगी तो ऐसे देखेंगे कि चित्र के एक सेकंड हाँ, इंग्लिश में कि पहले का ऑप्शन हो जाएगा। आप क्वेश्चन को देख लें यहाँ से, ये आपका क्वेश्चन। ठीक है, ए बी सी डी, अब आप इसे पढ़ सकते हैं यहाँ से इजीली। और ये आपका जो पहला ऑप्शन है, दूसरा फ्लेक्शन हो जाएगा, तीसरा रोटेशन हो जाएगा, एंड तीसरा पोजीशन, एंड द लास्ट की एडिक्शन इसके बारे में। ठीक है, बॉडी मूवमेंट क्या क्या हो सकते हैं, तो उसके बारे में आपके सामने वर्ड दिए हुए, आप इसे पढ़ें और यहाँ से समझें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 33 आ जाएगा, जिसमें सबसे पहला प्रश्न क्वेश्चन 33 में आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, सिटीज एटलीस्ट फोर्टिस कंट्री के बारे में। देखिए क्वेश्चन क्या है कि उपरोक्त तस्वीर में दिखाए गए लोगो यानी कि जो प्रतीक चिन्ह है, ये किस खेल संगठन के ब्रांडिंग और दृश्य की पहचान है? तो ये किसकी है बच्चों? ये पहचान है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। ठीक है, तो आपको ये झंडा दिख रहा है, ये जो फ्लैग दिख रहा है, जो साइन दिख रहा है, ये ओलंपिक समिति की पहचान है। ओलंपिक आदर्श वाक्य कम्युनिटर का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है टुगेदर, यानी कि साथ में। ऊपर दिखाए गए लोगो प्रतीक चिन्ह के द्वारा दर्शाए गए खेल संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कब हुई थी बच्चों? 1894 में। ठीक है, ऊपर दिखाए गए लोगो प्रतीक चिन्ह द्वारा दर्शाए गए खेल के संगठन का मिशन क्या है?
तो आईओसी का मिशन क्या होता है कि दुनिया भर में ओलंपिज्म को बढ़ावा देना और ओलंपिक आंदोलनों का नेतृत्व करना। ठीक है, सिंपल सा। अब इसी को इंग्लिश में देखते हैं। आपके सामने ये आपके 4 क्वेश्चन हैं और इन 4 क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे इजीली देखने को मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आप समझ गए होंगे। अब बारी आएगी सेक्शन नंबर ई की, जिसमें हमारी 5-5 नंबर के बढ़िया प्रश्न हैं और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। ठीक है, तो सेक्शन नंबर ई में देखेंगे सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है। प्रश्न है कि खेलो इंडिया कार्यक्रम का इसके लक्ष्य और उद्देश्यों के विशेष संदर्भ में संक्षेप का वर्णन कीजिए। क्या होता है भाई, इसके बारे में देखेंगे। खेलो इंडिया कार्यक्रम के हमें क्या बताना है, हमें इसके लक्ष्य और उद्देश्य को समझाना है। तो मैं आपको थोड़ी भूमिका बताता हूँ। खेलो भारत कार्यक्रम की खेलो इंडिया कार्यक्रम ये एक राष्ट्रीय स्तर की योजना। देखो ये आपको ये लिखना नहीं है, ये आपको इस आंसर में लिखना नहीं है, बस मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ। अगर आपसे पूछा जाए खेलो इंडिया कार्यक्रम का विकास कैसे हुआ, तब आप कैसे लिखेंगे, इसलिए। ठीक है, तो ये एक राष्ट्रीय स्तर की योजना है। ये भारत सरकार के द्वारा साधारण जन की प्रतिभा का मंच है, जो कि खेलों में अधिक भागीदारी, उत्कृष्टता, बढ़ोतरी के साथ में खेलों की संस्कृति विकास करने का एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे लोग जो बहुत सारे खिलाड़ी उनको चयनित किया जाता है और खेल खिलाया जाता है। ठीक है, इसका आरंभ 2018 में हुआ था बेसिकली। इसके साथ 2018 दिल्ली में हुई थी। अगर पूछे पहले जो खेलो इंडिया प्रोग्राम थे कहाँ खेले गए थे, दिल्ली में खेले गए थे। कब, 2018 में। इन खेलों का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स इत्यादि आदि के चैनल पर होता है। खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं व उपकरण मुहैया तैयार करवाए जाते हैं। नाम से इसका नाम में बदला हुआ था, पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम्स थे, लेकिन अब इसका नाम क्या है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के नाम से। पहले स्कूल गेम्स, अभी यूथ गेम्स। मेनली आपका जो आंसर है आपके इस वाले क्वेश्चन का, वो इतना है यहाँ से कि आपको कुछ इसके घटक लिख देने, यही इसके लक्ष्य उद्देश्य पे आ जाएंगे। तो खेल मैदानों का विकास करना, टोटल 12 होते हैं। दूसरा, सामुदायिक कोचिंग विकास। तीसरा, राज्य स्तर खेलो इंडिया केंद्र। वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताएं, प्रतिभा खोज और विकास। महिलाओं के लिए खेलों का विकास। ठीक है, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग और आत्मनिर्माण का उन्नयन। राष्ट्रीय क्षेत्रीय के राज्य खेल अकादमियों की सहायता, स्कूल जाने वाले बच्चों की सारी फिटनेस, और ये कुछ चीजें यहाँ पे और आ जाएंगी। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें इसके मिशन जो हैं वो आ जाएंगे, जैसे कि सभी आयु वर्ग के खेलों में बढ़ोतरी बिना किसी लिंग के भेदभाव के। युवा बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, लिंग में समानता लाना। ठीक है, स्वास्थ्य जीवन शैली, खेलों के द्वारा राष्ट्रीय गौरव और आर्थिक विकास करना। खेल अकेडमी को बढ़ावा एवं सहायता देना, कम से कम एक दिव्यांग अकादमी को बढ़ावा देना, ये चीजें। ठीक है, तो आपको 12 घटक में से 5-6 लिख देने हैं और इसके जो मिशन है वो लिख देना, बस आंसर हो जाएगा। अब इसी को इंग्लिश में लिखेंगे, खेलो इंडिया प्रोग्राम है क्या, आपको आंसर में ये नहीं लिखना है, बस ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, देयर आर 5 कंपोजिशन इंक्लूड्स कंपोनेंट दैट इज हियर। आप इसको पढ़ें। टोटल यहाँ पे आपको देख रहे होंगे कि ये जो है वो 9 है, लेकिन इसी में 3 में 2 मैंने ऐड कर रखे है ना। फिर आ जाएगा बच्चों मिशन की बात, तो मिशन के बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे अब बात करेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की, जो कि है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35, दैट इज खेल प्रशिक्षण के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में चर्चा की है। तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया था। ठीक है, पेपर में ही खेल प्रशिक्षण पहले समझिए होता क्या है। तो उच्चतर प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को तैयार करना की एक जटिल प्रक्रिया होती है, जिसमें उनका खेलों का प्रशिक्षण किया जाता है, जिससे कि वो अपने जो स्तर है खेलने का स्तर, उसको और ज्यादा सुधार सके। तो उसके लिए होता है क्या, सबसे पहला सिद्धांत आता है अतिभार का सिद्धांत। ठीक है, इसका अर्थ होता है कि खिलाड़ियों के प्रदर्शन में बढ़ोतरी करने के लिए प्रशिक्षण भार को बढ़ाना चाहिए, यानी कि अधिक से अधिक प्रशिक्षण उन्हें करवाना चाहिए। जैसे कि सहन क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम, मांसपेशियों को उसकी अधिक लंबी अवधि के कार्य करवाते हैं, ताकि हमारी जो सहन क्षमता है वो बढ़े। जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं, आप थक गए, लेकिन फिर भी आपको उसको और करना है, जिससे आप प्रशिक्षण आपका और अच्छा बनेगा। प्रगति क्रम का विकास, आप किसी काम को पहले नॉर्मली करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, तो आप उसे धीरे धीरे करके तेजी से करना शुरू करेंगे। ठीक है, निरंतरता का नियम क्या है, जैसे आप कोई काम करते हैं तो 1 मिनट में 2 मिनट में थक जाते हैं, तो आप उसको जो है निरंतर करते रहिए। कोई छुट्टी मत लीजिए, मतलब कि कोई टाइम उसमें अवकाश मत लीजिए। ठीक है, ज्यादा गैप मत लीजिए, ये चीजें आती है। ठीक है, विविधता का सिद्धांत क्या कहलाता है, ये कहलाता है कि जो एक सफल प्रशिक्षक होता है, इसको खिलाड़ियों की रुचि को बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, अलग अलग तरीके की जो खेल है उसको लेके आना चाहिए। व्यायाम की अलग अलग प्रकृतियां होनी चाहिए, अलग अलग व्यायाम, अलग अलग समय, अलग अलग जगह होनी चाहिए, तभी बंदा जो है प्रशिक्षण उसका अच्छा होगा। व्यक्तिगत भेद का सिद्धांत क्या है कि जैसे प्रत्येक खिलाड़ी है, उसको किसी की सहन क्षमता कम है, किसी की ज्यादा, तो उसके उसके अनुसार जो है उससे जो है भेद करना चाहिए, उससे बात उसके साथ में प्रशिक्षण पाना चाहिए, ये चीजें हैं। फिर विशिष्टता का सिद्धांत आ जाता है और सकृतग्रस्तता का सिद्धांत आता है, ये सारी चीजें। ठीक है, मैंने 5 नंबर का क्वेश्चन था, तो 5 मैंने आपको समझा दिया, सिंपल सी बात यहाँ पे खत्म हो गई है। ठीक है, अब इंग्लिश में देख लेंगे कि डिस्कस अबाउट द वेरियस प्रिंसिपल ऑफ द स्पोर्ट ट्रेनिंग। तो क्या क्या आ जाएंगे भाई, यहाँ पे आ जाएगा स्पोर्ट ट्रेनिंग के बारे में। सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोडिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन, and the third law of continuity, and fourth is principle of variety,
प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन। ठीक है। नाउ 36 है बच्चों कि नासिक मार्ग और पाचन तंत्र की सफाई के लिए आप कौन सी यौगिक क्रियाओं का सुझाव देंगे? उन प्रक्रियाओं और लाभों के बारे में विस्तार से बताइए। तो देखिए यहाँ पे मैंने नासिक मार्ग के बारे में आपको समझा देता हूँ। ठीक है। तो नासिक मार्ग के बारे में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पहले नासिक के लिए ना नैतिक का उपयोग करते हैं। किसका? नैतिक का उपयोग करते हैं। ठीक है। जिसमें से ये सत्कर्म ये सफाई तकनीकों में है, जिसमें एक नाक मार्ग साइंस सिंचाई की सफल शामिल होती है। ठीक है। सफाई शामिल होती है बेसिकली इसमें। नासिक मार्ग में पानी वगैरह को डाला जाता है इस तरीके से। और ये दो प्रकार का होता है, एक होता है जल नीति, एक होता है सूत नीति। जल नीति क्या है, सूत नीति क्या है, आप जानते ही होंगे। जल नीति क्या होती है? एक प्राचीन युग तकनीक है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पानी की सफाई, जहाँ पे क्या होता है कि नैती पोर्ट का उपयोग किया जाता है। जैसे बीकर जैसा होता है ना, उसमें पानी डाला जाता है, नमकीन पानी। ठीक है। उसको नाक की गुहा, जो कि हमारी नाक की गुहा को साफ करता है। और ये तकनीक नाक सिंचाई शब्द के तहत विज्ञान के द्वारा से मान्यता भी दी गई है। ठीक है। सूत नीति क्या है? ये एक यौगिक तकनीक है जिसके द्वारा एथेनॉल प्रोसेस से वो गैस विशेष को धागे से साफ किया जाता है। ठीक है ना। तो ये कुछ चीज है। और वैसे आपको जल नीति के बारे में बस इतना बता देना है। इसके बाद इसके जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में बताना है। पाचन तंत्र के बारे में मैं यहाँ पे ऐड करना भूल गया बच्चों। ठीक है। बाकी इसके जल नीति के फायदे क्या है कि एलर्जी की समस्या कम हो जाती है, सांस लेने में सुधार आता है, नाक के बाद में ड्रिप को ये खत्म कर देता है, साथ ही साइंटिस्ट या क्रोनिक साइंसिंग जो होता है वो भी ठीक हो जाता है आपका, सामान्य सर्दी का प्रतिरोध में सुधार लाता है। ठीक है। गंध की भावना में सुधार लाता है, आप खुशबू अच्छी ले सकते हैं, आपकी जो नाक वाली अन्य बीमारियां होती है उनको खत्म करता है, और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है। और इसको इंग्लिश में देखेंगे नैति क्या होती है, और जलनीति के बारे में बता देंगे, और उसके बाद में आप इसके बेनिफिट बता देंगे। ठीक है। सूत नीति आप ना बताएं तो ही अच्छा है, क्योंकि आपको पाचन तंत्र के बारे में, ठीक है ना, किसके बारे में, पाचन तंत्र की सफाई के लिए एक और बताना था, वो मैं यहाँ पे ऐड करना भूल, कोई बात नहीं। देखिए आता है अनुकूलित शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और अच्छी तरीके से मैं आपको ऑलरेडी समझा भी चुका हूँ, है ना। अनुकूलित शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य व उद्देश्य। तो अनुकूलित शारीरिक शिक्षा का दूसरा नाम होता है रूपांतरित शारीरिक शिक्षा। ठीक है। तो इसके लक्ष्य क्या है कि सभी विषयों वाले छात्रों को उनकी अक्षमता की परवाह किए बिना सुरक्षित और सफलतापूर्वक कम से कम प्रतिबंधात्मक वातावरण से शारीरिक शिक्षा की गतिविधियों में भाग लेने का अवसर प्रदान करना। मतलब क्या, देखो लक्ष्य होता है ये अनुकूलित शारीरिक शिक्षा के इनकी रूपांतरित का, कि जो सभी विशेषज्ञता वाले बच्चे हैं इनके लिए उनके जो शारीरिक अक्षमता है इनकी परवाह किए बिना सुरक्षित और सफलतापूर्वक कम से कम प्रतिबंधात्मक वातावरण में शारीरिक शिक्षा की गतिविधियों में भाग लेने का अवसर प्रदान करना है। इनके जो भी CWSM के बच्चे हैं उनके लिए अन्य जो खेल वगैरह होते हैं उनमें भाग लेने के लिए इन्हें अनुकूल बनाना। ठीक है। जिन विद्यार्थियों को विशेष शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम की आवश्यकता होती है उनके लिए रूपांतरित शारीरिक शिक्षा की जाती है। ठीक है। शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक पुष्टि किनके लिए, जो CWSM के बच्चे उनके लिए गामक पुष्टि, मूलभूत गामक कौशल, तैराकी के विभिन्न कौशल, नृत्य कौशल, व्यक्तिगत और सामूहिक खेलकूद, ये सभी अनुकूलित शारीरिक शिक्षा में शामिल होते हैं और ये इसको बढ़ावा देते हैं। ठीक है। उद्देश्य देखो, लक्ष्य अलग है, उद्देश्य अलग है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये होता है कि शारीरिक शिक्षा की सेवाएं प्रदान करें, यानी कि जो CWSM के बच्चे उनके लिए जो शारीरिक शिक्षा की सेवा है उसको प्रदान करें, गामक कौशलों का विकास करें। मेनली जो खिलाड़ी लोग होते हैं इनके अंदर आत्मसम्मान को विकसित किया जाए ताकि इन्हें हीन की भावना इनके अंदर ना आए। ठीक है। शरीर यांत्रिकी के ज्ञान का विकास करना और खेलों में सक्रिय भागीदारी की वृद्धि करना। ठीक है। खिलाड़ियों की शारीरिक पुष्टि को विकसित करना, साथ ही सामाजिकीकरण को विकसित करना, खेल भावना में बढ़ोतरी करना और विभिन्न खेलों के प्रति अभिप्रेरित करना, ये सारी चीजें इसमें शामिल हो जाती है। अब इसी क्वेश्चन को हम अगर इंग्लिश में देखते तो आएगा एक्सप्लेन द एम ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन। तो क्या बातें आ जाएंगी, द गोल ऑफ अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन क्या है उसके बारे में, एंड द मॉडिफाइड फिजिकल एजुकेशन हैज द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। तो क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। ठीक है बच्चों। वेल 40 मिनट के अंदर, मेनली 40 मिनट तो अभी कंप्लीट हुए भी नहीं है, ठीक है, मतलब 39 से 40 मान लेते हैं, इसके अंदर हमने आज के अपने इस पेपर का मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर हो चुका है वो हमने यहाँ पे कर लिया है कंप्लीट। और बच्चों ये जो आपका पेपर हुआ है ना मॉर्निंग का, इसमें अगर मैं 70 की बात करूं तो 70 में से 50 नंबर का जो पेपर है ना बच्चों, वो वही पेपर आया है जो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक सैंपल पेपर में करवाया था, सिर्फ एक में, उसी में से 50 नंबर का पेपर आया आपका। तो आप समझ सकते हैं कि जो सैंपल पेपर हम आपके लिए लेके आते हैं वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है।
बाकी हिंदी के लिए अभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह लेके आने वाले हैं, तो आप उन वीडियोस को मिस मत करना। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि 70 में से आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं, ताकि मुझे भी तो पता चले कि हमारे चैनल से पढ़ने वाले बच्चे कितने होशियार हैं। ठीक है ना? बाकी आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कितने नंबर आएंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।